मेरा नाम प्रोफेसर मैनेजर पांडे है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी का प्रोफेसर था और विभाग का अध्यक्ष भी। आज मुझे ईपीजी पाठशाला के लिए हिंदी के जिस प्रश्न पत्र से संबंधित बात कहनी है उसका नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप एक तो यह समझेंगे कि आज के समय में साहित्य के इतिहास लेखन के सामने कैसे संकट आया है, वह किस कारण से है और उसकी गंभीरता की। दूसरी बात यह कि साहित्य के इतिहास के सामने सारी समस्या उत्तर आधुनिकतावाद के उत्तर, अंत और मौत की घोषणाओं से जुड़ा। इसलिए आप इस पाठ को पढ़ने के बाद उत्तर आधुनिकतावाद को भी समझ पाएंगे। तीसरी बात ये है कि आप इस पाठ को पढ़ते हुए यह भी समझ पाएंगे कि इतिहास लेखन के लिए, चाहे वह समाज का हो या साहित्य का, जो जरूरी दृष्टियां और पद्धतियां हैं उन सबका अस्वीकार उत्तर आधुनिकतावाद में है। आखिरी बात यह समझ में आपके आएगी कि उत्तर आधुनिकतावाद की सारी कोशिशों के बावजूद और बीच में इतिहास लेखन की चिंता दुनिया भर के आलोचकों और साहित्य के इतिहास लेखकों के मन में है और उसको उन्होंने व्यक्त भी किया है। आइए अब हम सीधे पाठ की ओर चलें। यूरोप के चिंतन में 19वीं सदी को इतिहासवाद की स्थापना की सदी माना जाता है, लेकिन 20वीं सदी इतिहास के अंत की या इतिहासवाद के अंत की सदी साबित हुई है। जब से इतिहास के अंत की घोषणा हुई है तब से साहित्य का इतिहास ही नहीं, समाज का इतिहास और इतिहास लेखन भी संकटग्रस्त हो। सन 1806 में पर्सिया पर नेपोलियन की विजय के बाद हेगेल ने कहा था कि इतिहास ठहर गया है। लगभग 2 सदी बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक विचारक ने घोषणा की कि इतिहास का अंत हो गया है। उन्होंने 1989 में एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। अगर समाज के इतिहास का अंत होगा तो समाज के इतिहास लेखन की संभावना का भी अंत होगा और उसी के साथ साहित्य के इतिहास लेखन का भी अंत हो जाएगा। असल में इतिहास क्या है, वो चाहे समाज का हो या साहित्य का,
इतिहास एक तरह से अतीत के बोध, वर्तमान के अनुभव और भविष्य की चिंता से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ इन तीनों के बीच संबंध ही नहीं होगा वहाँ कोई इतिहास बोध संभव नहीं है, इतिहास लेखन भी संभव नहीं। लेकिन होता यह है कि कभी कभी समाज का इतिहास विचारों के इतिहास से भी आगे चलता दिखाई देता है। अमेरिका से इतिहास के अंत की घोषणा हुई, पर अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो उस हमले ने एक तरह से इतिहास के अंत का अंत कर दिया, क्योंकि वहां से नए ढंग का इतिहास शुरू हुआ। मतलब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, इराकियों ने उस हमले का प्रतिरोध शुरू किया और उस प्रतिरोध का एक नया इतिहास रचा गया इराक में, जहां से अमेरिका को फिर लंबे संघर्ष के बाद लौटना पड़ा। ये जो इराक पर अमेरिकी हमला था उसका स्वयं अमेरिका के अनेक लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, कवियों ने विरोध किया था। मेरे सामने एक अमेरिकी कवयित्री मार्गी पियर्सी की एक कविता है। कविता बहुत लंबी है, आप उसे पाठ में पढ़ सकते हैं। मैं उसका केवल एक अंश आपके सामने रख रहा हूं। कविता का शीर्षक है तुम्हारे नाम। तुम्हारे नाम पर हमने हवाई जहाजों, टैंकों और तोपों से इस देश पर हमला किया है। हम चकित हैं कि ये हमें नापसंद क्यों करते। तुम्हारे नाम पर हमने गांवों और शहरों पर बम गिराए। बच्चे चिथड़े हो गए हैं, उनकी माँओं के पेट फूल गए हैं। एक छोटा बच्चा चीख चीख कर रो रहा है उस पिता के लिए जो टूटे बिखरे घर के नीचे दबा पड़ा है। कुछ किशोरों की कटी कुचली बाहें धूप में तपती गली में पड़ी हैं। हर मौत एक योद्धा पैदा करती है, तुम गर्व करो। कविता मैंने पहले भी कहा था कि लंबी है, इतना ही आपको सुनाऊंगा और इससे भी आपको लगेगा कि जब कवित्री कहती है कि हर मौत एक योद्धा पैदा करती है तो उसके साथ ही नया इतिहास भी शुरू होता है। ये जो इतिहास लेखन, साहित्य के इतिहास लेखन का संकट है, वह केवल इतिहास के अंत की घोषणा से ही पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर आधुनिकतावाद की व्यापक नकारवादी सर्वग्रासी भाषा से पैदा हुआ है। उत्तर आधुनिकतावादियों के 3 मंत्र हैं, उत्तर, अंत और मौत। इन मंत्रों की मदद से उन्होंने जिन चीजों के समाप्त होने की घोषणा की है उनमें आधुनिकतावाद, यथार्थवाद, विचारधारा, कला आदि तो हैं ही, उसमें चेतना, विवेक, सामाजिक, साहित्य और लेखक, इन सब के मौत की घोषणा हो गई। अब जब ये सब नहीं होंगे
अगर उत्तर आधुनिकतावादियों की बात मान लें तो ये सब नहीं होंगे तो कैसे इतिहास लिखा जाएगा। इस बीच एक और काम हुआ उत्तर आधुनिकतावाद के कारण। इतिहास लेखन में कई मोड़ आए। वे मोड़ हैं आख्यान परक मोड़, मतलब इतिहास आख्यान बन गया है। भाषिक मोड़, मतलब इतिहास लेखन भाषा का खेल है। सौंदर्य बोधीय मोड़ और पाठ परक मोड़। एक प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहास चिंतक हैं हेडेन व्हाइट। उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से समाज के इतिहास लेखन को आख्यान परक बनाया है। इन मोड़ों के कारण समाज का इतिहास लेखन साहित्य के इतिहास लेखन के करीब तो आया है, लेकिन उसकी कई जटिलताएं। ये जो मोड़ आए हैं उनको देखकर बहुत सारे साहित्य के इतिहास की चिंता करने वाले लोग प्रसन्न है कि चलिए साहित्य का इतिहास और समाज का इतिहास लगभग एक जैसा हो गया है। पर उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन मोड़ों के साथ ही इतिहास और साहित्य दोनों से कुछ ऐसी चीजों के अंत की घोषणा हुई है जिसके बिना कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता, न समाज का न साहित्य का। जैसे सुसंगत, कालबोध, सत्य, अनुभव, यथार्थवाद और समग्रता। इन सब का उत्तर आधुनिकतावादियों ने निष्कासन कर दिया। यही नहीं, इतिहास से प्रगति और स्वदेशिता की धारणाओं का भी बहिष्कार हुआ है। मतलब इतिहास में कोई प्रगति नहीं होती, इतिहास लेखन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो काहे इतिहास लिखे कोई। ये जो आख्यान परखता है उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है। उसमें कुछ आख्यानों की स्वीकृति भी है, जैसे बृहद आख्यान की स्वीकृति नहीं है, लेकिन लघु आख्यानों या छोटे छोटे आख्यानों की स्वीकृति। बृहद में भी मुक्ति के आख्यान के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसने उसकी विचारधारा में आधुनिकता के साथ साथ मानवीय समता, ऐतिहासिक प्रगति, श्रमिकों और स्त्रियों की मुक्ति, वैयक्तिक स्वतंत्रता, विवेक और बुद्धि की सर्वोच्चता की धारणाओं का भी अस्वीकार है। असल में उत्तर आधुनिकतावाद अपने समय के पूंजीवाद की विचारधारात्मक अभिव्यक्ति है, इसीलिए उसमें विघटन, बिखराव और केंद्र के अभाव की बात तो होती है, लेकिन प्रतिरोध, संघर्ष और मुक्ति के प्रयासों की कोई चिंता और चर्चा नहीं होती। बृहद आख्यान केवल मुक्ति का ही नहीं होता, गुलामी का भी बृहद आख्यान होता है। उत्तर आधुनिकतावादियों से ये पूछा जाना चाहिए कि भूमंडलीकरण का आख्यान बृहद है या छोटा, जो आजकल चल रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का अभियान बृहद है या छोटा। पूंजीवाद के सार्वभौम होने का आख्यान बृहद है या छोटा। साहित्य के इतिहास के सामने
उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद के असर से एक और संकट आया है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध आलोचक थे रोला बार्थ। उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था लेखक की मौत। यह उनके निबंध संग्रह इमेज, म्यूजिक एंड टेक्स्ट में है। इस लेख में रोला बार्थ ने लिखा है कि लेखक की मौत के बाद ही पाठक का जन्म होगा। अब अगर मान लीजिए कि लेखक की मौत हो जाएगी और हो चुकी है, तो किसका इतिहास होगा? साहित्य का इतिहास। क्या साहित्य का इतिहास केवल पाठकीय बोध का इतिहास होगा? साहित्य के प्रसंग में अगर हम समाज शास्त्रीय भाषा में बात करें तो साहित्य के उत्पादन और उत्पादक को, मतलब लेखक को छोड़कर केवल उसके उपभोक्ता और उपभोग की चिंता होगी तो एक तरह से आज के पूंजीवादी दौर के उपभोगवाद की प्रतिध्वनि उसमें सुनाई पड़ेगी। रोला बार्थ यह भी कहते हैं कि लेखक की धारणा पूंजीवादी विचारधारा की उपज है। तो क्या लेखक का अंत होने से समाजवादी विचारधारा आ जाएगी? वे इस बात से परेशान लगते हैं कि साहित्य के इतिहास में लेखक की जीवनी, साक्षात्कारों, डायरियों और संस्मरणों को महत्व मिलता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये सब वो जानते हैं, फिर भी इन सब में स्वयं रचना करते हैं और लिखते हैं। काहे? उन्होंने स्वयं अपने बारे में स्वयं एक किताब लिखी है, रोला बार्थ ऑन रोला बार्थ। काहे जी? जब ये सब व्यर्थ है, साहित्य के इतिहास का हिस्सा नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो साहित्य के इतिहास का हिस्सा नहीं है वह साहित्य की आलोचना का भी हिस्सा नहीं हो सकता। वे यह भी कहते हैं कि लेखन लिखता है, लेखक नहीं। तो लेखन क्या होता है? यह भी सवाल पैदा होगा। लेखन आसमान से नहीं टपकता, लेखक ही लेखन करता है, उसको लेखन कहा जाता है। एक और उनकी स्थापना कि केवल भाषा या भाषा की विशिष्ट संरचना में लेखन होता है, पर वो रचता तो उसको लेखक ही है। उत्तर संरचनावाद में भाषा को मनुष्य का मालिक बना दिया, इसलिए वो लोग कहते हैं, खास तौर से रोला बार्थ जैसे व्यक्ति, कि भाषा बोलती है, मनुष्य नहीं। सवाल ये भी है कि भाषा किसके माध्यम से बोलती है, किसकी आवाज उसमें सुनाई देती है, किससे बोलती है भाषा। रोला बार्थ लेखक की मौत के बाद जिस पाठक के जन्म की बात करते हैं वह पाठक कौन है? मान लो पाठक पर ही ध्यान दें। क्या पाठक समाज का और साहित्य के इतिहास का हिस्सा नहीं है? कोई ऐसा पाठक नहीं होगा जो एक विशेष रचना के पास जाने के पहले दूसरी रचनाओं से परिचित न हो, वह किसी वर्ग या समूह का हिस्सा न हो, वह किसी काल का न हो, वह किसी समाज का न हो। ये तो संभव नहीं है। बार्थ कहते हैं कि पाठक इतिहास, जीवनी और मनोविज्ञान से मुक्त होता है।
मान लीजिए कि पाठक लेखक की जीवनी और मनोविज्ञान से मुक्त, पर वो अपना भी उसका जीवन होता है और इसलिए अपना मनोविज्ञान होता है, उससे मुक्त कैसे होगा जी? एक आदमी मान लीजिए कि तुलसीदास को पसंद करता, दूसरा आदमी कबीर दास को पसंद करता है। इस पसंद का भी कोई कारण होगा कि नहीं होगा? पर रोला बार्थ के हिसाब से तुलसी और कबीर में कोई फर्क नहीं है। भारत के पुराने काव्य शास्त्र में पाठक के लिए दो शब्द चलते थे। एक तो उसको सहृदय कहा जाता। सहृदय का दो अर्थ है। पहला अर्थ ये है कि समान हृदय वाला, समान हृदय माने कवि या लेखक के समान हृदय वाला पाठक को होना चाहिए। और दूसरा सरलतम अर्थ यह है कि जो हृदय युक्त हो, मतलब जो भाव के अनुभव में सक्षम हो, वह होगा सहृदय। एक और शब्द चलता था रसिक, जो साहित्य को पढ़े, समझे और उसमें से मिलने वाले रस को ग्रहण करे। वह सहृदय या रसिक समाज और साहित्य के इतिहास की उपज तब भी होता था, अब भी होता है। यह ठीक है कि पहले की आलोचना में पाठक को अधिक महत्व नहीं मिला, लेकिन यह अब कहना कि लेखक को ही कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए, ये एक अतिवादी कथन है। जिस सोच के अनुसार प्रकृति, संस्कृति, सत्य, विवेक आदि सभी भाषिक निर्मितियां हैं, उसके अनुसार साहित्य का इतिहास भाषा या लेखन का इतिहास होगा। अधिक से अधिक वह पाठक से पाठ के संबंध का इतिहास होगा। लेकिन साहित्य की पूरी प्रक्रिया लेखक, कृति और पाठक के बीच क्रियाशील होती है। साहित्य की वह प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत संभव होती है। इसीलिए रचना की सम्यक आलोचना के लिए शब्द और संसार के बीच संबंध की पहचान जरूरी है। शब्द और संसार के बीच संबंध के बोध के लिए शब्द का अर्थ से, अर्थ का संवेदना से, संवेदना का अनुभव से, अनुभव का जीवन के यथार्थ से, यथार्थ का सामाजिक संदर्भ से और सामाजिक संदर्भ का ऐतिहासिक प्रक्रिया से संबंध बोध आवश्यक है। तभी शब्द और संसार के बीच या साहित्य और समाज के बीच या संसार के बीच संबंध का बोध हो। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सिद्धांतों की बाढ़ आई हुई, खास तौर से साहित्य के प्रसंग में भी। उन सिद्धांतों का संबंध साहित्य की व्याख्या से और साहित्य के इतिहास लेखन से भी है। लेकिन संयोग और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप कम ही सामने आए। इसलिए एक प्रसिद्ध आलोचक F.W. गलान ने लिखा है कि कोई चाहे तो आधुनिक आलोचना का ऐसा नकारात्मक इतिहास लिख सकता है जिसमें साहित्यिक इतिहास के सर्वाश्लेषी
और सुसंगत इतिहास दृष्टि को विकसित करने की असफलता मौजूद हो। यह लेख न्यू लिटरेरी हिस्ट्री में छपा था 1985 के बसंत अंक में। आलोचना के स्वरूप के निर्माण और विकास के लिए भी साहित्य के इतिहास का ज्ञान जरूरी होता है। यह मानी हुई बात है कि साहित्य के सिद्धांत सृजनात्मक कृतियों के आधार पर विकसित होते। भारत में यह बहुत पुरानी मान्यता है कि पहले लक्ष्य ग्रंथ लिखे जाते हैं, फिर लक्षण ग्रंथ बनते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह आत्मसात करने के लिए साहित्यिक कृतियों के इतिहास का परिचय जरूरी है। हिंदी के पाठक इस बात से परिचित हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश काव्य सिद्धांत रामचरितमानस के आधार पर निर्मित हुए। काव्य में प्राकृतिक दृश्य नाम का उनका निबंध और काव्य भाषा संबंधी उनका दृष्टिकोण छायावादी कविता से उपजे। व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में भी साहित्य के इतिहास के बोध की जरूरत होती। अगर किसी को राम की शक्ति पूजा, जो निराला की रचना है, के महत्व का मूल्यांकन करना होगा या करना है, तो उसके लिए संस्कृत और हिंदी में मौजूद राम काव्य की पूरी परंपरा से परिचित होना जरूरी होगा। तभी यह मालूम होगा कि राम की शक्ति पूजा में निराला ने ऐसा क्या लिखा है जो एक ओर परंपरा से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर परंपरा से स्वतंत्र भी है। व्यवहारिक आलोचना में पाठ के उस बिंदु की खोज और व्याख्या उपयोगी है जहां समाज और इतिहास की अंतःक्रिया होती है। उत्तर आधुनिकतावाद के उत्तर से आलोचक चाहे जितने आतंकित हों, लेकिन रचनाकार कुछ ज्यादा आतंकित नहीं रहे। एक रचनाकार हैं आयरलैंड के प्रसिद्ध कवि सीमस हीनी। उन्होंने एक कविता में उत्तरवाद के आतंक को नकारते हुए लिखा है, यह उत्तर, वह उत्तर, अन्य भी उत्तर, लेकिन अंत में कुछ भी अतीत नहीं। माने ये सारे उत्तर अंत की घोषणाओं के बावजूद बदला कुछ नहीं है। समाज के स्तर पर, सोच के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, इतिहास के स्तर पर। उत्तर आधुनिकतावाद के उत्तर अंत और मौत के शोर के बीच पश्चिम में साहित्य के इतिहास लेखन की संभावना पर विचार की प्रक्रिया रुकी नहीं है। सन 1985 में न्यू लिटरेरी हिस्ट्री नाम की एक पत्रिका ने साहित्य के इतिहास लेखन पर एक विशेषांक प्रकाशित किया, जिसमें 14 प्रसिद्ध साहित्य के इतिहासकारों और आलोचकों ने साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याओं और जटिलताओं पर विचार किया। इस पूरे अंक पर 2 लोगों ने अपनी टिप्पणी की है। पूरे अंक का सारांश देना बताना संभव नहीं है, इसलिए पूरे अंक पर जो 2 टिप्पणियां हैं मैं उसी की थोड़ी बात करूं। उसमें एक टिप्पणी करने वाले हैं वाल्टर एल रीड। रीड की राय है कि इन लेखों को पढ़ते हुए साहित्य के इतिहास लेखन
कि राष्ट्रीय परंपराओं की विविधता सामने आती है। मतलब साहित्य के पुराने अधिकांश इतिहास राष्ट्रीय साहित्य के इतिहास, स्वयं हिंदी साहित्य का इतिहास उसी तरह का है। उनके अनुसार साहित्य के इतिहास लेखन की एक समस्या यह भी है कि उसमें ऐतिहासिकता को अधिक महत्व दिया जाए या साहित्यिकता को। मैं अपनी ओर से कहूँगा कि साहित्यिकता की ऐतिहासिकता को महत्व मिलना चाहिए। इस तरह उन्होंने बहुत लोगों पर बहुत तरह की राय व्यक्त की है। बहुत पहले महान दार्शनिक हेगेल ने कहा था कि हमारे इतिहास में वस्तुपरकता और आत्मपरकता दोनों का योग होता है। यह बात समाज के इतिहास के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है साहित्य के इतिहास की। प्रायः अनेक आलोचक यह स्वीकार करते हैं कि हेगेल द्वारा कही गई बात एक सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जा सकती है। मूल समस्या यह है कि इतिहास को एक विश्लेषण प्रधान अनुशासन के रूप में देखा जाए या उसे इतिहास लेखन की घटना के रूप में समझा जाए। साहित्य के इतिहास में इस सवाल को इस तरह भी देखा जा सकता है कि साहित्यिक कृतियों को आत्मनिर्भर वस्तु के रूप में समझा जाए या समाज के अनुकरण के रूप। यह दुविधा इतिहास लेखक के सामने ही नहीं आलोचक के सामने भी होती है। साहित्य के सिद्धांत स्वयं आलोचना के इतिहास के अंदर होते हैं। साहित्य के इतिहास के सिद्धांत स्वयं साहित्य की आलोचना के इतिहास के अंदर होते हैं, इसलिए उन पर विवाद स्वाभाविक। इस अंक में कुछ ऐसे लेख हैं जो ऐतिहासिक पुनर्प्रस्तुति पर अधिक जोर देते हैं तो कुछ साहित्यिक अनुकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस अंक में एक लेख सोवियत संघ के आलोचक यूरी वी वाइपर का है जिसमें उन्होंने सोवियत संघ द्वारा प्रकाशित विश्व साहित्य के इतिहास में निहित सिद्धांत और पद्धति का विवेचन किया है। इस अंक के एक लेख में गेरम्ब्रेख्त नाम के एक आलोचक की राय है कि पुराना इतिहास इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसने इतिहास की समग्रता और स्वदेशिता पर की अभिव्यक्ति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। उन्होंने इसके साथ ही इस अंक में गिलबार्ट और गुबर नाम की दो महिला आलोचकों ने भी अपनी राय दी है, जिन्होंने साहित्य की आलोचना और इतिहास लेखन की भाषा के प्रसंग में स्त्रियों की भूमिका पर जोर दिया है और उसको स्वीकार करने का आग्रह किया है। अंत में रीड की राय है कि एक सुसंगत और समावेशी साहित्य का इतिहास ज्ञान की नई राजनीति पर निर्भर होता है। हिंदी के कह रहा हूं, न्यू लिटरेरी हिस्ट्री के इसी अंक में जी डिल्यूज और गतारी ने साहित्य के इतिहास की एक आवश्यक समस्या को सामने उठाया है। समस्या है कि साहित्य का इतिहास केवल महान लेखकों का इतिहास हो या गौड़ लेखकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि इन दोनों लेखकों के लेख से बहुत पहले हिंदी के एक विशिष्ट आलोचक नलिन विलोचन शर्मा ने अपनी पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन में बहुत पहले गौड़ लेखकों के महत्व पर ध्यान देने की बात
की है, इसलिए उनकी राय को जानना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि साहित्यिक इतिहास का विषय भी यदि विस्तार है तो महान लेखकों से अधिक महत्व उन गौड़ लेखकों का है जिनसे विस्तार निर्मित होता है। न्यू लिटरेरी हिस्ट्री का साहित्य के इतिहास पर विशेषांक जिस समय प्रकाशित हुआ था, उसी समय पोएटिक्स नाम की एक पत्रिका का भी विशेषांक साहित्य के इतिहास पर निकला, जिसमें 21 लेखकों के साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित लेख मौजूद हैं। इस अंक में कई देशों के लेखक मौजूद हैं। न्यू लिटरेरी हिस्ट्री और पोएटिक्स के 1985 के विशेषांकों से साबित होता है कि यद्यपि उत्तर आधुनिकतावाद के कारण साहित्य का इतिहास संकट में है, लेकिन उस संकट से बाहर निकलने के प्रयत्न करने वाले लेखक और विचारक भी सक्रिय हैं। इसीलिए साहित्य के इतिहास की चिंता करने वालों को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है।